चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। गोलीय दर्पणों के सिद्धांतों पर एक तकनीकी मोनोग्राफ 1.0 प्रकाश की प्रकृति का परिचय। प्रकाश हमारे दैनिक जीवन और भौतिक विज्ञान की समझ के लिए एक मौलिक तत्व है। हम अपने चारों ओर की दुनिया को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वस्तुएं प्रकाश को हमारी आंखों की ओर परावर्तित करती हैं। वास्तव में प्रकाश की अनुपस्थिति में, जैसे किसी अंधेरे कमरे में, हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और जब ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यह मोनोग्राफ प्रकाश की प्रकृति, उसके परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी के लिए आधारशिला है। 1.2 प्रकाश का सररेखीय गमन। सामान्य अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। ये तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की एक तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सररेखीय पथ की ओर संकेत करता है। भौतिकी में इस पथ को सामान्यतः प्रकाश किरण कहा जाता है, और यह अवधारणा प्रकाशीय घटनाओं के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 1.3 प्रकाश के सिद्धांतों का ऐतिहासिक संदर्भ। प्रकाश की वास्तविक प्रकृति सदियों से वैज्ञानिक बहस का विषय रही है। प्रारंभ में प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरणों के रूप में समझा जाता था। हालांकि जब प्रकाश के पथ में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, तो प्रकाश किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, कहते हैं। विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना गया। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये स्पष्ट हो गया कि जब प्रकाश द्रव्य के साथ संपर्क करता है, तो उसका व्यवहार प्रायः कणों के प्रवाह जैसा होता है, जिससे तरंग सिद्धांत अपर्याप्त सिद्ध हुआ। यह उलझन तब तक बनी रही जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत सामने नहीं आया, जिसने प्रकाश को न तो पूरी तरह से तरंग माना और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और उसकी तरंग प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया, जो आज हमारी समझ का आधार है। प्रकाश की प्रकृति की इस मूलभूत समझ के साथ अब हम प्रकाश के परावर्तन के विशिष्ट नियमों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 2.0 प्रकाश का परावर्तन। मौलिक सिद्धांत। प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च कोटि की पॉलिश की हुई सतह, जैसे कि एक दर्पण, अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को वापस भेज देती है। ये सिद्धांत दर्पणों, दूरबीनों और अन्य प्रकाशीय उपकरणों के डिजाइन और कार्यप्रणाली का आधार है। 2.2 परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन 2 सुस्थापित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जो सभी प्रकार की परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं, चाहे वे समतल हों या वक्रित। ये नियम इस प्रकार हैं। 1. आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I = r. 2. आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये नियम सार्वभौमिक हैं और गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए मान्य हैं, जो उन्हें प्रकाशीय विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। 2.3 समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिनका विश्लेषण इस प्रकार है। प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी का अर्थ है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार बिंब, वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है,
जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। पार्श्व परावर्तन। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित लैटरली इन्वर्टेड होता है, जिसका अर्थ है कि बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है और इसके विपरीत। जबकि समतल दर्पण सरल और उपयोगी होते हैं। विकृत परावर्तक पृष्ठ, विशेष रूप से गोलीय दर्पण, प्रकाश को केंद्रित या फैलाने की अपनी क्षमता के कारण अधिक विविध अनुप्रयोगों की पेशकश करते हैं। 3.0 गोलीय दर्पण। एक विस्तृत विश्लेषण। गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। प्रकाश को अभिसरित कन्वर्ज या अपसरित डाइवर्ज करने की उनकी क्षमता के कारण वे प्रकाशीय इंजीनियरिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 3.2 गोलीय दर्पणों के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें उनके परावर्तक पृष्ठ के वक्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, यह वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अर्थात गोले के केंद्र की ओर विकृत होता है। एक चमकदार चम्मच का अंदर की ओर विकृत पृष्ठ लगभग एक अवतल दर्पण जैसा होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, यह वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत होता है। चम्मच का बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ एक उत्तल दर्पण का एक अच्छा उदाहरण है। 3.3 गोलीय दर्पणों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। गोलीय दर्पणों के व्यवहार को समझने के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को जानना आवश्यक है। ध्रुव पोल पी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण की सतह पर स्थित होता है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यह उस गोले का केंद्र है जिसका परावर्तक पृष्ठ एक भाग है। ये दर्पण का भाग नहीं है और परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका परावर्तक पृष्ठ एक भाग है। ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी PC के बराबर है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस F अवतल दर्पण के लिए, यह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, अभिसरित होती हैं। उत्तल दर्पण के लिए, यह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हैं। फोकस दूरी फोकल लेंथ F, ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। द्वारक एपर्चर, ये परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास है। इस मोनोग्राफ में हम केवल उन दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा है। 3.4 फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच एक सरल संबंध होता है। R=2F। इसका अर्थ है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। इन परिभाषाओं को समझने के बाद हम अब यह विश्लेषण कर सकते हैं कि ये दर्पण विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे करते हैं। 4.0 गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और आकार का निर्धारण किरण आरेखों का उपयोग करके ज्यामितीय रूप से किया जा सकता है।
यह विश्लेषणात्मक तकनीक किसी भी प्रकाशीय प्रणाली के डिजाइन के लिए आवश्यक है। 4.2 प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख के नियम किसी बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए हम कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु का पता लगाते हैं। सुविधा के लिए निम्नलिखित 4 किरणों में से किन्हीं 2 का उपयोग किया जा सकता है। 1. मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। परावर्तन के पश्चात ये किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। 2. मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। 3. वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। परावर्तन के पश्चात ये किरण उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, क्योंकि ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के रूप में आपतित होती है। 4. ध्रुव P पर तिर्यक दिशा में आपतित किरण। ये किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, जो परावर्तन के नियमों का पालन करती है। 4.3 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित तालिका इन संबंधों को सारांशित करती है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, अनंत पर फोकस फ पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, वास्तविक एवं उल्टा सी से परे F तथा C के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा C पर समान आकार, वास्तविक तथा उल्टा C तथा F के बीच C से परे विवर्धित बड़ा वास्तविक तथा उल्टा फ पर अनंत पर अत्यधिक विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा P तथा फ के बीच दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा आभासी तथा सीधा। 4.4 उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण सरल है, क्योंकि वे बिंब की किसी भी स्थिति के लिए हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की विशेषताएं, स्थिति, आकार, प्रकृति, अनंत पर स्थिति, फोकस फ पर, दर्पण के पीछे <b आकार, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का <b प्रकृति, आभासी तथा सीधा, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थिति, P तथा फ के बीच दर्पण के पीछे <b आकार, छोटा <b प्रकृति, आभासी तथा सीधा। संक्षेप में, एक उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे बिंब कहीं भी रखा हो। प्रतिबिंब निर्माण के इन सैद्धांतिक नियमों के आधार पर हम अब उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का पता लगा सकते हैं। 5.0 गोलीय दर्पणों के अनुप्रयोग। अवतल और उत्तल दर्पणों के अद्वितीय गुण उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। ये अनुप्रयोग उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। 5.2 अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग आमतौर पर प्रकाश को केंद्रित करने या एक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट्स। प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है ताकि परावर्तन के बाद एक शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके। शेविंग दर्पण। जब चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिससे शेविंग में आसानी होती है। दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियां। सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च तापमान उत्पन्न होता है। 5.3 उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों का सबसे आम उपयोग वाहनों में पश्चात दृश्य, रेयर व्यू दर्पण के रूप में होता है।
उन्हें इस कार्य के लिए दो मुख्य कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। 1. वे हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। 2. उनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि वे बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के एक बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। इन गुणात्मक विवरणों से आगे बढ़कर, गोलीय दर्पणों का सटीक विश्लेषण करने के लिए गणितीय सूत्रों और एक
मानकीकृत चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। 6.0 गोलीय दर्पणों के लिए गणितीय सूत्र एवं परिपाटी गोलीय दर्पणों से संबंधित समस्याओं को सुसंगत और सटीक रूप से हल करने के लिए एक मानकीकृत चिन्ह परिपाटी और गणितीय सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि गणनाएं मानकीकृत और त्रुटि मुक्त हों। 6.2 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टीजियन साइन कन्वेंशन। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है और मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष लिया जाता है। नियम इस प्रकार हैं। 1. बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। 2. मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। 3. मूल बिंदु ध्रुव के दाईं ओर जोड़ x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि बाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। 4. मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जोड़ y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक मानी जाती हैं। 5. मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली ऊंचाइयां ऋणात्मक मानी जाती हैं। 6.3 दर्पण सूत्र, द मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है। ये सूत्र इस प्रकार है। 1. v जोड़ 1 u इक्वल्स 1 f, जहां u बिंब दूरी ध्रुव से बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। ये सूत्र सभी गोलीय दर्पणों और बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है, बशर्ते कि मानों को सही चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखा जाए। 6.4 आवर्धन मैग्निफिकेशन। आवर्धन m ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। m इक्वल्स h आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। m इक्वल्स v u। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है। 6.5 हल सहित उदाहरण 9.1 उत्तल दर्पण। किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। हल। वक्रता त्रिज्या r इक्वल्स जोड़ 3.00 मीटर बिंब दूरी, u इक्वल्स -5.00 मीटर्स फोकस दूरी, f इक्वल्स r 2 इक्वल्स जोड़ 3.00 मीटर, 2 इक्वल्स जोड़ 1.50 मीटर। दर्पण सूत्र 1 v जोड़ 1 u इक्वल्स 1 f का उपयोग करने पर 1 v इक्वल्स 1 f 1 u 1 v इक्वल्स 1 1.50 1 -5.00 इक्वल्स 1 1.50 जोड़ 1 5.001 v इक्वल्स 5.00 जोड़ 1.50 7.50 इक्वल्स 6.50 7.50 v इक्वल्स जोड़ 7.50 6.50 इक्वल्स जोड़ 1.15 मीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है। आवर्धन m इक्वल्स v u इक्वल्स 1.15 मीटर
-5.00 मीटर इक्वल्स जोड़ 0.23 चूंकि व और m दोनों धनात्मक हैं, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में छोटा 0.23 गुना है। उदाहरण 9.2 अवतल दर्पण। कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। हल: बिंब ऊंचाई h इक्वल्स जोड़ 4.0 सेंटीमीटर बिंब दूरी u इक्वल्स -25.0 सेंटीमीटर्स फोकस दूरी f इक्वल्स -15.0 सेंटीमीटर्स दर्पण सूत्र 1 v जोड़ 1 u इक्वल्स 1 f का उपयोग करने पर 1 v इक्वल्स 1 f 1 u इक्वल्स 1 -15.0 1 -25.0 इक्वल्स -1 15.0 जोड़ 1 25.01 v इक्वल्स -5.0 जोड़ 3.0 75.0 इक्वल्स -2.0 75.0 v इक्वल्स -37.5 सेंटीमीटर्स। पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। चूंकि वह ऋणात्मक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन m इक्वल्स v u इक्वल्स -37.5 सेंटीमीटर -25.0 सेंटीमीटर इक्वल्स -1.5 प्रतिबिंब की ऊंचाई h इक्वल्स m तारांकन h इक्वल्स -1.5 तारांकन जोड़ 4.0 सेंटीमीटर इक्वल्स -6.0 सेंटीमीटर्स। प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बड़ा है। परावर्तन की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए अब हम प्रकाश की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना अपवर्तन की ओर बढ़ते हैं।